नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपन छंद के बारे में जो हिंदी साहित्य कक्षा 12वीं के अंदर जो हिंदी साहित्य है उसके अंदर एक टॉपिक है छंद। तो हम उस छंद प्रकरण के बारे में आज चर्चा करेंगे। बताना चाहूँगा कि अगर YouTube पर आपको ये वीडियो साफ नज़र नहीं आ रहा है तो जब इस वीडियो को टच करोगे तो ऊपर कोने में 3 डॉट आएगी। उस 3 डॉट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको वीडियो की साइज़ दिखाई जाएगी, क्वालिटी दिखाई जाएगी। उस क्वालिटी को थोड़ा सा हाई लेवल कर देना, ठीक है, ये वीडियो साफ दिखाई देगा। अपन चलते हैं छंद के ऊपर। थोड़ा हो सकता है ये वीडियो लंबा जा सकता है, इसीलिए थोड़ा तेज पढ़ाऊँगा। जैसे कि एक बार मात्रा कैसे लगानी है बता दिया, पर सब उदाहरण पे मैं मात्रा नहीं लगाऊंगा, उदाहरण पे सारी मात्रा आपको लगानी है। अपन चलते हैं। लिखित रूप में विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा के पद्य तथा गद्य ये 2 रूप रहे, ये आप लोग जानते हैं। आरंभ में पद्य की ही प्रधानता रही। पद्य को कविता भी कहते हैं और काव्य भी। जिस कविता में मात्राओं अथवा वर्णों की निश्चित तथा नियमित संख्या, विराम, यति, गति आदि का नियम होता है उसको छंद कहते हैं। छंदों की रचना के नियमों को छंद शास्त्र अथवा छंद विज्ञान कहा जाता है और इसको पिंगल भी कहा जाता है। मित्रों, पिंगल एक प्राचीन ऋषि थे। उन्होंने संस्कृत में छंद रचना के नियम बनाए। उनके नाम के आधार पर ही इसको पिंगल कहा जाता है। अब अपन चलते हैं एक बढ़िया सी परिभाषा। ये परिभाषा जरूर नोट करें, एग्जाम में छंद की परिभाषा आपको पूछते हैं। जिस रचना में वर्ण, मात्रा, गति का मतलब लय, ठीक है, यति का मतलब ठहराव या विराम तथा चरण के अंत में तुक का ध्यान रखा जाता है उसे छंद कहते हैं। तुक का मतलब अंतिम वर्णों का साम्य होना। मान लो कोई दोहा है, ठीक है, उस दोहे की जो अंतिम पंक्तियां हैं, अंतिम जो वर्ण होते हैं वो हमेशा मिलते हैं। जैसे मैं बताऊं, एक कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की कि बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहानी थी, रानी थी, इसको तुक कहते हैं, ठीक है। और मैंने लय में इसको गाया, ठीक है, बीच बीच में मुझे जहां लगा वहां में रुका, इसको यति कहते हैं। चरण के अंत में तुक का ध्यान रखा जाता है, उसे एक छंद कहते हैं। अतः छंदोबद्ध रचना उसे कहेंगे जिसमें कुछ निश्चित मात्राओं या वर्णों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। ध्यान रखना, ये हिंदी की गणित है, ये छंद, ठीक है। आराम से समझना, वीडियो बिना स्किप किए, बिना आगे लिए आपको देखना है, वरना समझ नहीं पाओगे, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि ये 12th के लिए ही है, ये हर एग्जाम के लिए, जिस एग्जाम में छंद के सवाल पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अपन देखते हैं सबसे पहले मात्रा। किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उस समय अवधि को मात्रा कहते हैं। और मात्राएं 2 प्रकार की होती है, ह्रस्व या लघु जिसको अपन छोटी मात्राएं कहते हैं, दीर्घ या गुरु जिसको अपन बड़ी मात्रा कहते हैं। ध्यान रखना विद्यार्थियों, ह्रस्व या लघु ऐसे लगती है छंद में। आई कैसे लगता है, खड़ी पाई जैसे। दीर्घ या गुरु लगेगी एस की तरह, क्लियर। छोटी मात्रा लगेगी छंद में वर्ण पे लगेगी आई की तरह, बड़ी मात्रा लगेगी एस की तरह, क्लियर। अब ह्रस्व लघु वर्ण कौन से हैं? अ, ई कौन सा, छोटा वाला। उ कौन सा, छोटा वाला। और री से ऋषि। दीर्घ या गुरु कौन से हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ और आउ, क्लियर। आगे देखते हैं गति। छंद को प्रभावपूर्ण ढंग से पढ़ने पर, छंद को प्रभावपूर्ण ढंग से पढ़ने पर जो लय उत्पन्न होती है उसे गति कहते हैं, क्लियर। छंद अपन जब पढ़ते हैं जो लय उत्पन्न होती है उसे गति कहते हैं। इसके द्वारा छंद में संगीतात्मकता, मैंने पहले ही कहा था, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आया संगीत, आया कि नहीं आया? क्यों? लय है। ध्वनियात्मकता, बिल्कुल ध्वनि, अच्छी ध्वनि सुनाई दी जो कानों को अच्छी लगे। प्रत्येक छंद के पढ़ने की एक विशेष गति होती है, एक लय होती है, ठीक है। यति का मतलब होता है ठहरना। यति यानी ठहरना, रुकाव, विराम।
किसी छंद का वाचन करते समय प्रत्येक चरण के अंत में जो विराम आता है उसे हम यति कहते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए, राखिए के बाद में रुक रहा हूं, यानी यहाँ पे यति लगी, बिन पानी सब। मात्राओं की गणना के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें। लघु के लिए आई, लघु के लिए ये, दीर्घ के लिए ये। जैसे कि यहां दिया हुआ है कमल, तो कमल, तीनों ही आई आई आई, लघु लघु लघु, ठीक है, क्योंकि क में अ की मात्रा, म में अ की मात्रा, ल में अ की मात्रा, लघु लग गए। आशा, आशा में आ दीर्घ की मात्रा, क्षा, शा में आ की मात्रा है, आ क्या है दीर्घ, तो क्या होगा एस एस। आई समझ में? ये ऐसे मात्राएं लगाई जाती है छंद के ऊपर, ठीक है, वर्ण के ऊपर ऐसे मात्राएं लगाई जाती है। हलंत अथवा स्वर विहीन व्यंजन में मात्राएं नहीं गिनी जाती। जैसे मैंने एक यहां पे लिखा है क्लेश, क्या लिखा? क्लेश। अब ध्यान रखना, जो पहला जो क है वो क हलंत है, आधा यानी क हलंत है ना, और फिर लिखा हुआ है लेश, ठीक है, तो क पहले है, तो क पे कोई मात्रा नहीं आएगी क्योंकि ये आधा है, हलंत है, इसलिए इसे मात्रा नहीं आएगी। अब ल पे आई की मात्रा, सॉरी ल पे ए की मात्रा है तो एस, श है अ है तो आई, ये ऐसे लगेगी मात्रा एस आई इस क्लेश पे। क्लियर? पॉइंट नंबर तीसरा है संयुक्ता अक्षर के पूर्व वाले वर्ण की मात्रा गुरु होती है। संयुक्ता अक्षर के पूर्व किसको कहते हैं? संयुक्ता अक्षर। अक्ष, त्र, ज्ञ, ध्य। एक तो देखो मैं आपको बताता हूं कौन कौन से हैं। एक तो होता है अक्ष, अक्ष। अब ये कैसे है संयुक्त अक्षर? क्योंकि ये क हलंत और स से मिलके बना है। क हलंत और श, अपने मोबाइल फोन में क हलंत और श को जोड़ना, अक्ष बन जाएगा, ठीक है। फिर होता है त्र, ये त किससे बनता है? त हलंत धन र, ये बनेगा त्र। फिर मैंने बताया ज्ञ, ये ग हलंत य नहीं बनेगा, ये बनेगा ज से जहाज वाला हलंत और य। विश्वास नहीं होता है, वापस कह रहा हूं, फोन में ज को हलंत कीजिए, जैसे य दबाओगे ज्ञ बन जाएगा, ठीक है। और एक होता है ये ध्य, ये विद्यालय वाला, विद्यालय ना, वो विद्यालय नहीं होता, विद्यालय होता है, ये बनता है द प्लस य, द हलंत। और एक अपन पढ़ते हैं क्ष्र, ये बनता है स र, स हलंत और र। अगली बात समझ में, इन सभी को बोलते हैं संयुक्ता अक्षर। कौन से? अक्ष, त्र, ज्ञ, द्य और स्र, ये इनको संयुक्ता अक्षर कहते हैं, ठीक है। संयुक्ता अक्षर और आदेश शब्द, एक आपको पहले सिखाना पड़ेगा। एक तो होता है कर्म, एक होता है क्रम, ठीक है। ऊपर वाला जो र होता है वो हमेशा आधा होता है, नीचे वाला जो र होता है वो हमेशा पूरा होता है। क्लियर? ऊपर वाला र अपने से बाद वाले पे लगता है, नीचे वाला र अपने से पहले वाले पे लगता है। ऊपर वाले जो क्रम लिखा हुआ है इसके टुकड़े करेंगे, मैंने कहा ऊपर वाला हमेशा र आधा होता है, ये ऐसे लिखा जाएगा। नीचे वाले के टुकड़े करेंगे, मैंने कहा नीचे वाला र पूरा होता है, ऐसे लिखा जाएगा, क को आधा कर देंगे। क्लियर? आगे बात समझ में। अब देखो, अब इसमें एक तो लिखा हुआ है प्रयोग, एक लिखा हुआ है स्वर, एक लिखा हुआ है स्मरण। मात्राएं कैसी लगेगी आप देखो। प्रयोग पे लगाया हुआ है ISI, क्यों लगाया हुआ है? मैंने कहा था नीचे र लगा हुआ है, इसका मतलब नीचे वाला र तो पूरा है, आधा कौन है? प कहाँ आया हुआ है? पहले। आप खुद देखो प पहले आया हुआ है कि नहीं है? तो प पहले आया हुआ है। मैंने कहा था जब शुरुआत में ही आधे अक्षर आ जाए तो उस पर कोई मात्रा लगेगी नहीं। अभी क्या है? अभी अपने पास है र, र हमारे पास पूरा है, अ की मात्रा है तो आई लगा। योग, योग मैंने कहा था ओ, औ वगैरह ये सब बड़े होते हैं तो एस, और ग छोटा है तो आई। आगे बात समझ में। स्वर देख लीजिए, स्वर लिखा हुआ है, स्वर में आधा स है, गया, कोई मतलब नहीं, पहले आया हुआ है। व पूरा है पर व है छोटा, इसीलिए आई। र भी अ की मात्रा है तो आई। स्मरण देख लीजिए, स्मरण के अंदर आधा ये स है तो गया, कुछ नहीं लगेगा।
म, र, ण तीनों ही छोटे हैं। आई 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 मतलब छोटे का मतलब उसमें कोई मात्रा नहीं है, अ की मात्रा है तो आई आई आई। अब आगे देखिए, आपको संयुक्ता अक्षर का नियम समझाता हूँ। देखो, इस पहले में जो मित्र में है वो है त्र संयुक्ता अक्षर, विद्या में है द्य संयुक्ता अक्षर और रक्षक में है क्ष संयुक्ता अक्षर। ठीक है, संयुक्ता अक्षर का नियम क्या कहता है? अपने वाले से, यानी कि जहाँ संयुक्त अक्षर लगा हुआ है वो अपने से आगे वाला, भले ही वो लघु होगा, उसको भी वो दीर्घ कर देगा। वापस सुनना, संयुक्त अक्षर क्या करता है? अपने से आगे वाले को, भले ही वो लघु होगा, उसको भी दीर्घ कर देगा। मात्राएं कैसे लगेगी? मित्र पे मैं आपको दिखाता हूँ। मी कैसा है? छोटा, लगेगा कैसे? यहाँ लगेगा दीर्घ, एस लगेगा। क्यों लगेगा? पीछे संयुक्त अक्षर है। त्र, त्र में किसकी मात्रा है? अ की, आई, एस और आई। क्लियर? बाद में लिखा हुआ है विद्या, वी छोटा है पर इसके बाद में संयुक्त अक्षर है, इसीलिए वी भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल एस। ध्यान में आ की मात्रा है एस। क्लियर? रक्षक, अब आपको रक्षक दिखाता हूं मैं, ध्यान से सुनना। र में आई है पर र के बाद संयुक्त अक्षर है तो भी र क्या हो जाएगा? दीर्घ। ठीक है, क्ष में क्या है? अ की मात्रा लघु, क में लघु। क्लियर? इस प्रकार संयुक्त अक्षर वाले शब्दों पर मात्राएं लगाई जाती है। आपको इतना ध्यान रखना है कि संयुक्त अक्षर से पहले वाला वर्ण हमेशा दीर्घ होगा, चाहे वो लघु भी क्यों ना हो। चंद्र बिंदु वाले वर्ण पर मात्रा वर्णानुसार लगेगी। चंद्र बिंदु वाले वर्ण पर मात्रा वर्णानुसार लगेगी तथा अनुसार वाले वर्ण की 2 मात्राएं गिनी जाएगी। कहने का मतलब है, चंद्र बिंदु जिस पे लगेगा, अब वो लघु है तो वो लघु रहेगा, और दीर्घ पे चंद्र बिंदु लग रहा है तो वो दीर्घ रहेगा। अनुस्वार जिस पे लगेगा वो दीर्घ हो जाएगा। अनुस्वार भले लघु पे लग रहा है तो भी दीर्घ होगा, और भले दीर्घ पे लग रहा है तो भी वो दीर्घ ही होगा। आई बात समझ में? समझते हैं कैसे। उदाहरण दिए हुए हैं यहाँ पे, हंस, चांद, हंस और चंद्र। क्लियर? हंस लिखा हुआ है, हंस में चंद्र बिंदु है पर अ कैसा है? अ की मात्रा वाला आई लगा, स में भी आई लगा। चांद, चांद में चंद्र बिंदु लगा हुआ है पर चांद में आ की मात्रा है, दीर्घ लगा। क्लियर? द लघु है, आई लगा। क्लियर? हंस, हंस पे अ पे लगा हुआ है बिंदी, अनुस्वार लगा हुआ है, भले अ छोटा है, लगा हुआ क्या है? बिंदी। छोटा का मतलब अ की मात्रा है, तो भी अ पे क्या लगेगा? एस, एस का मतलब दीर्घ। स पे क्या लगेगा? लघु अपने आप ही। चंद्र, च देख लो आप, च में अ की मात्रा है लेकिन अनुस्वार लगने के कारण च क्या हो गया? गुरु, यानी दीर्घ। क्लियर? आगे चलते हैं। स्वराघात होने अर्थात दीर्घ वर्ण के उच्चारण में कम समय लगने पर दीर्घ होने पर भी उसको लघु माना जाता है तथा उसकी एक मात्रा गिनी जाती है। ये स्वराघात बलाघात का नियम है जब अक्षर पे जोड़ पड़ता है। जैसे जे ही कर, जे ही पर, सत्य स्नेहु में जे अक्षर दीर्घ होने पर भी उच्चारण में अधिक समय न लगने से लघु माना जाएगा तथा उसकी मात्रा 1 होगी। आगे देखते हैं। संयुक्त अक्षर से पूर्ण का वर्ण यदि उच्चारण में बल नहीं पड़ता तो दीर्घ होने पर भी ह्रस्व माना जाएगा। इस नियम को तो छोड़ो, अपने दिमाग में चीजें सेट कर लो। 3 चीजें, एक तो म ह, एक न ह और एक ल ह। अगर शब्दों के बीच में आपको ये चीजें दिख जाएं तो इन पे लघु लगेगा, लघु। अब कैसे? पहले वापस देखो इनको, मह, नह, लह, ऐसे आएगा। इसके ऊपर क्या लगाओगे? लघु। ऐसा नहीं है कि ये म आधा है अगले वाले को दीर्घ करेगा, नहीं करेगा। मह, नह, लह में वो नियम नहीं लगता। उदाहरण बताता हूं आपको, जैसे कि एक उदाहरण है, मैंने कहा कुम्हार। वैसे नियम क्या कहता है? आधा म अगले वाले को क्या करेगा? दीर्घ। आधा अक्षर अगले वाले को दीर्घ करता है, पर मैंने कहा मह, नह, ल में ये नियम नहीं लगता। कु कैसा है? छोटा।
आई लगा देंगे। मह आ गया ना, मह, अब मह आता तो आई लगाते, पर महा है भाई, महा है ना, महा क्या लगाएंगे, एस। समझ में आ रही है ना बात, मह होता तो आई, महा है, आ की मात्रा जुड़ी हुई है तो एस, और र है तो आई। ठीक है, समझ में आया। जैसे एक शब्द है कुल्हाड़ी, एक शब्द है कुल्हाड़ी, कु छोटा है, आई लगा देंगे, लह आया हुआ है, लह आया हुआ है ना, पर कुल हा, आ की मात्रा है तो एस, डी बड़ी है तो भी एस। क्लियर। अपन लिखते हैं कन्हैया, क आई, न ह होता तो आई, पर है तो एस, या है तो एस। क्लियर, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। विसर्ग से पूर्व वर्ण भी गुरु होता है, विसर्ग से पहले वाला गुरु है। जैसे कि दुख, दुख में विसर्ग कहाँ है, दू के बाद जो दू है ना, वो दू क्या होगा, गुरु, गुरु यानी एस। ख क्या होगा, आई। प्रायः, अब प्रा क्या होगा, एस, क्योंकि अपने आप में वो पहले ही आ की मात्रा है। यह लघु है, पर यह लघु के बाद में क्या आया हुआ है, विसर्ग, तो यह क्या हो जाएगा, दीर्घ। प्रातः, प्रा अपने आप में बड़ा है, यानी कि आ की मात्रा जुड़ी हुई है, एस लगेगा। तह, विसर्ग के पहले त आया हुआ है तो त भी क्या हो जाएगा, दीर्घ। क्लियर। अलंत से पूर्व गुरु, अलंत से पहले वाला भी गुरु है, लिखा हुआ है महंत या महत और राजन। तो महत यानी महत्व, महती, महत जो, तो म आई, अ क्या होगा, बिल्कुल अ होगा, एस क्यों होगा, एस, त अगले वाले को दे रहा है, त के पास कुछ नहीं है, ऐसे लगेगा आई और एस, बस। राजन में लगेगा एस और एस। समझ में आ रही ना बात। न के पास भी कुछ नहीं है, खुद तो आधा है, त के पास भी कुछ नहीं है, खुद तो आधा है, पर अगले वाले में जुड़ गया। क्लियर। अब अपन देखते हैं गण विचार। गण विचार बहुत काम आएंगे दोस्तों। क्यों आएंगे, वर्णिक छंद में। देखो आप कैसे बताता हूं। छंद शास्त्र के अनुसार 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। 3 वर्णों के समूह, यानी गण बनाने के लिए आपको 3 वर्ण चाहिए। क्लियर। वर्णिक छंदों में गणों पर विचार किया जाता है। वर्ण वर्तों की रचना के लिए गणों तथा उनमें उनसे संबंधित नियमों को जानना आवश्यक है। गणों में लघु गुरु का कर्म पूर्व नियत रहता है। गण 8 होते हैं, उनके नाम, चिन्ह, मात्राओं का कर्म तथा उदाहरण निम्नलिखित है। ध्यान दीजिए। गणों के सूत्र, गणों का स्वरूप आदि स्मरण रखने के लिए निम्नलिखित दक्षा अक्षरी बहुत उपयोगी है। वह गुजराती भाषा से ली गई है। यह दक्षा अक्षरी का सूत्र है यमाता राज भान सलगम। हम लोग पढ़ते हैं भान सलगा, सारा बताऊंगा। यमाता राज भान सलगम, अंत में गम है जिसमें हलंत म ग के पश्चात आया है। अतः छंद के नियमानुसार, सुनने लायक कुछ नहीं है, पढ़ते हुए समझ में आ जाएगी आपको चीजें। अतः छंद के नियमानुसार ग गुरु है, गुरु का मतलब बड़ा है, दीर्घ है, एस है। ब्रह्म न हो इस कारण कुछ विद्वानों ने गम न लिखकर गा लिखा है। यमाता राजवान सलगा, गा पढ़ते हैं ना अपन, गा लिखा है। और सूत्र का स्वरूप इस प्रकार हो गया कि यमाता राजवान सलगा, यमाता राजवान सलगा, ये लिखा हुआ है, यमाता राजवान सलगा। आगे बात समझ में। आगे देखते हैं। आगे ये सारणी बताइए आपके बीच, ध्यान से देखना। देखो सूत्र क्या था, यमाता राज भान सलगा, ये लिखा हुआ है। एक मिनट थोड़ा सा ऊपर करता हूं, ये देखो सूत्र लिखा हुआ है यमाता राज भान सलगा। इसको याद रखना। अपन इसका वापस लिख देते हैं, यमाता राज, नीचे लिख रहा हूं, भान सलगा। क्लियर। यमाता राज भान सलगा, ये मैंने लिख दिया। अब 3 बनाने हैं। 3 कैसे बनाओगे, सबसे पहले क्या है, य है ना, तो क्या बनेगा, देखो अगर इनको गण बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, लगण, और पीछे कुछ नहीं है, मैंने पीछे पहले ही कहा था। अब देखो, अब 3 बनने चाहिए। कितने बनने चाहिए, 3। ये पीछे लगन भी नहीं बनेगा, इस सिर्फ स तक ही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि पीछे 2 ही बच रहे हैं। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। य माता, ये देखो मैं लाइन फेर रहा हूं, य माता, ये 3 बन गए। अब वापस देखना,
मातारा, ये 3 बने। पहला कौन सा बना? य माता। दूसरा कौन सा बना? मातारा। तीसरा कौन सा बनेगा? ताराज बना। चौथा कौन सा बनेगा? राजभा बना। पांचवा कौन सा बनेगा? राजभा हो गया, जबान। क्लियर? छठा कौन सा बनेगा? बानस। सातवां कौन सा बनेगा? नसल, नसल। और आठवां कौन सा बनेगा? सलगा। क्लियर? सलगा। इन सब के आपको 3-3 जोड़े बनाने हैं। शुरुआत से लगा करके पहले के साथ 2 जोड़ो, 3-3, य माता राज बान सलगा। ये मैंने आपको एक सारणी दी हुई है, इस सारणी से आपको बताता हूं। पहला देख बताता हूं आपको। सबसे पहले लिखा हुआ है यगण, ये देखो यगण लिखा हुआ है, यगण। अब यगण में मैंने क्या कहा था? य माता ISS, य माता ISS। ठीक है, संख्या कितनी है? 5। आप खुद जोड़ लो, एक तो आई और 2 ये 5 हो गई। उदाहरण कैसे? यशोदा और सुदामा। यशोदा और सुदामा आप खुद चेक कर सकते हो, 5 मात्राएं आएगी। य में 1 मात्रा, क्षो में 2 मात्रा, लाम में 2 मात्रा, कितनी हो गई? 5। ठीक है, बाकी आपके काम के नहीं है। उसी प्रकार मगन तगन ये सब आप देख लेना। ठीक है, सबसे ज्यादा किसमें है? मगन। मगन में क्यों है? मातारा, 2 2 2, कितनी हुई? 6 मात्राएं। बाकी किसी में भी 6 मात्राएं नहीं है, आप खुद देख लो। राजा जी, दादाजी, राजा जी, रा यानी 2 मात्रा, जा यानी 2 मात्रा, जी यानी 2 मात्राएं, 6 हुई कि नहीं हुई? और सबसे कम बनती है नगण में। नगण में क्यों? नसल, 1 1 1, आई, सिर्फ 3 मात्राएं बनेगी। आप बड़ी सब में देख सकते हो, नगण में 3 बनेगी और मगन में 6 बनेगी। बाकी सब ऐसे ही है, यानी कि मगन सबसे ज्यादा है और नगण सबसे कम है। इसमें इतना ही समझना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। चरण किसे कहते हैं? सामान्यतः प्रत्येक छंद में 4 पंक्तियां होती है, 4 पंक्तियां, उनको अपन क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। चरण को पद या पाद भी कहते हैं। प्रत्येक चरण में मात्राओं की गिनती निश्चित रहती है। जैसे फूरही फरही न बेत, जदपि सुधा बरसही जलद, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलिए बिरची सम। उपयुक्त शोरटा में फूरही बेत, जदपि जलद, मूर्ख चेत और जो से लगा के सम तक, यह 4 चरण है। ठीक है, 4 चरण कौन से बताता हूं आपको। ये तो हुआ पहला, ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा और ये हुआ चौथा। इनको चरण कहते हैं। ठीक है, गति, ये गति पहले ही बता दिया था मैंने आपको। ठीक है, उदाहरण देख लो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रहु सुदशरथ अजर बिहारी। गाया लय के साथ, गाया कि नहीं गाया? तो कहने का मतलब ये जो लय के साथ गाया है ना, इसको क्या कहते हैं? लय, गति। ठीक है, यानी कहीं कहीं रुका हुआ हो, ऐसे कहता मंगल भवन अमंगल हारी, कोई मतलब नहीं। समझ में आ गई ना बात? फिर है उपयुक्त चौपाई छंद है। इसमें शब्दों का क्रम इस प्रकार का है कि उसके कारण लय उत्पन्न हो रहा है। यह क्रम यदि भवन अमंगल मंगलहारी हो जाए तो गति भंग होने के साथ अर्थ भी प्रभावित होगा तथा छंद दोषपूर्ण हो जाएगा। तुक, छंद के चरणों के अंत में ध्वनि की समानता को तुक कहा जाता है। समान ध्वनि वाले छंद तुकांत तथा असमान ध्वनि वाले अतुकांत कहे जाते हैं। जैसे मिलन प्रीति किम जाई बखानी, करिकुल अगम करम मन बानी, बखानी मानी पीछे तुक मिल रहा है। उपयुक्त चौपाई में बखानी तथा जानी शब्द समान ध्वनि के हैं, इसको तुक कहते हैं। छंदों के प्रकार, छंद 2 प्रकार के होते हैं। मात्रिक, जहां पर वर्णों के ऊपर मात्राएं गिनी जाती है, बताया था ना, आई एस वगैरह ये गिनी जाती है। और एक होता है वर्णिक, जिसमें अपन क्या गिनते हैं? सिर्फ वर्ण गिनते हैं। जैसे क म ल, कि क 1 म 2 ल 3 वर्ण हो गए। समझ में आ रही है बात? ये वाला है। पहला होता है मात्रिक छंद। जिन छंदों में मात्राओं की संख्या का नियम होता है उनको मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे दोहा, सोरठा, चौपाई आदि मात्रिक छंद है। दूसरा है वर्णिक छंद।
जिन छंदों में वर्णों को नियत रीति से प्रयोग किया जाता है उनको वर्णिक छंद कहते हैं। इनको वर्ण व्रत भी कहते हैं। जैसे सवैया वर्णिक छंद है। मात्रिक तथा वर्णिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? सम, अर्धसम तथा विषम। एग्जाम में सवाल सीधे पूछ सकते हैं। मात्रिक छंद किसे कहते हैं, वर्णिक छंद कौन सा होता है या किसे कहते हैं, सम किसे कहते हैं, अर्धसम किसे कहते हैं, विषम। इसलिए कह रहा हूँ जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट लगे अपने कॉपी में जरूर उतारना, ठीक है। सम, अर्धसम तथा विषम। सम छंदों के चारों चरणों में मात्रा तथा वर्णों की संख्या समान होती है। चारों चरणों में मात्रा तथा चरणों की संख्या वर्णों की संख्या समान होगी। जैसे चौपाई, ठीक है। आगे उदाहरण आएगा, बता दूंगा। सम छंद 2 प्रकार के होते हैं, साधारण और दंडक। इनके प्रत्येक चरण में 26 तक। साधारण में कितनी होगी? 26। दोस्तों याद रखना, आगे काम आएगी। कितनी होगी? 26। और वर्ण में कितनी होगी? 32। साधारण में कितनी होगी? 26। वर्ण में कितनी होगी? 32। 26 और 32। दंडक। अब दंडक का क्या होगा? दंडक वर्ण वो होगा जो 26 से अधिक जिसमें वर्ण होंगे, 32 से अधिक जिसमें मात्राएं होगी। क्लियर? 26 से अधिक जिसमें वर्ण होंगे, 32 से अधिक उसमें मात्राएं होंगी, वो क्या होगा? दंडक छंद। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। अर्धसम क्या होता है? अर्धसम छंदों के पहले तथा तीसरे और दूसरे तथा चौथे चरणों में मात्राएं तथा वर्णों की संख्या समान होती है। अर्धसम पहलो और तीसरा, दूसरा और चौथा, ऐसे नहीं 1 2 3 4 नहीं, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? अर्धसम। यानी विषम चरण सेम होंगे। ठीक है, आगे आती है विषम छंद से। अब अगला है विषम। विषम छंद में 4 से अधिक 6 या 8 चरण होते हैं। जैसे अपनी कुंडलियां हैं, ठीक है, कुंडलियां में 6 होती है चरण, ठीक है, छपे है। विषम छंद में 4 से अधिक अर्थात 6 या 8 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में मात्राओं तथा वर्णों की संख्या समान होती है। जैसे कुंडलियां मात्रिक विषम छंद है। ध्यान दीजिए, पाठ्यक्रम अनुसार आपके कोर्स में कौन कौन से छंद है। सबसे पहला है गीतिका। गीतिका सम मात्रिक छंद 14-12। 14-12 पे यति, यति का मतलब रुकाव, ठहराव। 14-12 कितनी हो गई? 26। अंत में लघु और गुरु, IS साहब, IS समझ में आ रही है ना बात? IS साहब, इतना याद रखना। कहने का मतलब है 26 IS गीत गाते हुए आते हैं। याद हो जाएगा, 26 IS गीत गाते हुए आते हैं। 26 यानी 14-12 बांट लेना। ये उदाहरण दिया हुआ है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने। आगे बात समझ में? बिल्कुल। आप मात्राएं टोटल कर लेना, जोड़ लेना, गिन लेना। 26 ही होगी, 14-12 यति होगी। मैं नहीं करूंगा, मैंने पहले ही कहा था वीडियो लंबा हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज कर लेना, यानी रोक देना, रोक करके मात्राएं गिन सकते हैं। आगे चलते हैं हरि गीतिका। हरि गीतिका, गीतिका के आगे 2 अक्षर लग गए। कौन से? हरि। कितने लग गए? 2। ऊपर पड़ा गीतिका। गीतिका 14-12, तो 14 के आगे लगाओ 2 अक्षर, कितने हो गए? 16। 16-12, 16-12 पे क्या है? हरि गीतिका। 16-12 कितनी होती है? 28। आराम से याद कर सकते हो। अंत में इसमें भी क्या है? I और S। उसमें भी IS, इसमें भी IS। तो सीधी सी बात है, IS गीत गाते गाते आते हैं। किसके गीत? हरि के गीत गाते गाते आते हैं। ठीक है, पहले 26 IS आए, फिर 2 IS और जुड़ गए, कितने हो गए? 28। 28 यानी हरि गीतिका, I और S। क्लियर? उदाहरण देख लो। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। ये पंक्तियां हैं किसकी? बिल्कुल भारतेंदु राजा हरिश्चंद्र की पंक्तियां, बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी, देखें कहीं पूर्वज हमारे स्वर्ग से आकर हमें, आंसू बहावे शोक से इस वेश में पाकर हमें। ठीक है, आप भले ही इनको मिला लेना, बिल्कुल 16 और 12 28 ये वर्ण मात्राएं हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हैं छप्पे। छप्पे एक मात्रिक विषम छंद है। छप्पे एक मात्रिक विषम छंद है। इसके पहले 4 चरण रोला के
और बाद के 2 चरण उलाला के होते हैं, उस तरह रोला और उलाला छंदों के मिलने से छपे छंद बनता है। छपे के प्रथम 4 चरणों में 24-24 मात्राएं होती है तथा 11-13 पर यति होती है और अंतिम में 28-28 अथवा 26-26 मात्राएं भी होती है। इनमें 15 और 13 पर यति होती है। कहने का मतलब है छपे किन किन से बनता है? रोला और उलाला। किन से बनता है? रोला और उलाला। रोला भी छंद है, उलाला भी छंद है। रोला उलाला प्लस छप्पे। यहाँ तक क्लियर है? छप्पे छंद किससे बनता है? रोला प्लस उलाला। यहाँ तक क्लियर है? अब छप्पे के प्रथम 4 चरणों में याद रखना है 24-24, क्योंकि 6 होते हैं ना, 6 भाई 6 चरणों का होता है छप्पे। तो पहले के जो 4 चरण होंगे, 4 लाइनें, उनमें 24-24 मात्राएं होंगी। कितनी मात्राएं होंगी? 24-24। रोला 24-24 और 24-24 में 11-13 कितने होते हैं? 24। 11-13 पर क्या लगेगी? यति। 11-13 पर क्या लगेगी? यति। किसमें? छप्पे में। छप्पे में भी रोला, ठीक है। रोला की 4 पंक्तियां होगी, इसीलिए 11-13 पर यति। कितने होंगे? 24, ठीक है। अंतिम 2 28 अथवा 26-26 मात्राएं होती है। कभी कभी 28, कभी कभी 26, ठीक है। 28 और 26, 15 और 13। बात में आज समझ में आ रही है ना? 15 और 13, 15 और 13 पे क्या लगेगी? यति, ठहराव लगेगा। कितनी हो जाएगी? 28। उदाहरण देखते हैं अपन। उदाहरण है नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकार है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडन है, बंदी विविध विहंग शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही शगुन मूर्ति सर्वेश की। क्लियर है ना? ऊपर जो चारों ही पंक्तियां हैं ये किसकी होगी? रोला की। रोला क्या कहता है? 11-13 कितने होंगे? 24। आप गिन लेना। नीचे वाली दोनों ही पंक्तियां किसकी है? उलाला की। क्यों? क्योंकि छप्पे 2 छंदों से मिलके बनता है रोला प्लस उलाला। रोला 11-13 बराबर 24, 4 चरण। और दूसरा है ये उलाला। उलाला में 2 होती है, 15 और 13 पे यति, 28 मात्रा। अगला जो छंद है उसका नाम है कुंडलियाँ। बहुत बार सुनी होगी आपने गिरधर की कुंडलियाँ। देखते हैं। कुंडलियाँ मात्रिक विषम छंद है। कुंडलियाँ मात्रिक विषम छंद है, ध्यान रखना। मात्रिक और विषम। विषम आपको पता ही है, मैंने बताया था, पहली और तीसरी, दूसरी और चौथी, ठीक है। यहाँ दोहा तथा रोला, दोहा तथा रोला। अभी उससे पहले हमने ऊपर पढ़ा था छप्पे, रोला प्लस उलाला, याद है ना? 4 पंक्तियां रोला की, 2 पंक्तियां उलाला की। पर अभी ऊपर वाली जो 2 पंक्तियां हैं वो रहेगी रोला की, नीचे वाली 4 पंक्तियां रहेगी वो ऊपर वाली 2 पंक्तियां रहेगी दोहा की, नीचे वाली 4 पंक्तियां रहेगी रोला की। क्लियर? ध्यान रखना, रो प्लस उ बराबर छप्पे और 2 प्लस रो यानी कि दोहा प्लस रोला बराबर कुंडलियां, ठीक है। इसमें 6 छंद होते हैं यानी कि 6 चरण होते हैं। इसके पहले 2 चरण दोहा के तथा बाद के 4 चरण रोला के होते हैं। इसका आरंभ और अंत एक ही शब्द से कुंडलियां की विशेषता है। जिस शब्द से कुंडलियां शुरू होती है उसी शब्द से कुंडलियां खत्म होती है। अभी अपन उदाहरण में भी ये चीज देख लेंगे। बात समझ में आ रही है? दोहा का अंतिम चरण ही रोला का प्रथम चरण होगा यानी तीसरी पंक्ति। क्यों? क्योंकि आगे वाली 2 पंक्ति किसकी होगी? दोहा की। पीछे वाली यानी कि दोहा के बाद 4 पंक्तियां किसकी होगी? रोला की। यानी दोहा की अंतिम पंक्ति, रोला की पहली पंक्ति। क्लियर? दोहा का अंतिम चरण ही रोला का प्रथम चरण होता है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, ये हमने ऊपर पढ़ लिया, ठीक है। अभी देखते हैं उदाहरण। पहले पढ़ते हैं।
लाठी, आप देखिए लाठी से शुरू हुआ है, यहाँ देखिए लाठी से शुरू, और खत्म भी देख लीजिए लाठी से ही खत्म हुआ है। क्लियर? और देखें ऊपर वाली दो चीजें हैं, वो है दोहा। दोहा में 13-11 मात्राएं होती है, समझ में आ रही है? दोहा में 13-11, इसका उल्टा 11-13 रोला, 11-13 रोला, 11-13 ही सोरठा। क्लियर? दोहे में कितनी मात्रा? 13-11। ठीक है, ऊपर वाली जो दोनों ही पंक्तियां हैं वो किसकी है? दोहे। समझ में आई? अपन इसको पढ़ते हैं। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहरे नद नाले जहां तहां बचावे अंग। देखो तहां बचावे अंग इस लाइन से खत्म हुआ है, और नियम क्या कहता है कुंडली का? इसी लाइन से शुरू होगा दोहा रोला की पहली पंक्ति। तहां बचावे अंग झपटी कुत्ते को मारे, दुश्मन दावा गिर होए ताहू को झारे। कह गिरधर कविराय सुनो हो धुर के बाठी, सब हथियारण छोड़ी हाथ में लीजे लाठी। लाठी की उपयोगिताएं बताइए। मैंने पहले कहा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अपन बिल्कुल शॉर्ट चलते हैं। आप इन पे मात्राएं देख लेना, वीडियो को रोक करके गिन लेना। ऊपर 13-11 मात्रा होगी, नीचे 11-13 24 मात्राएं, ऊपर की दो पंक्तियां दोहा की और नीचे की चारों पंक्तियां रोला की। ठीक है, दोहा प्लस रोला बराबर बराबर कुंडलियां। दोहा प्लस रोला बराबर कुंडलियां, और रोला प्लस उलाला बराबर छप्पे। क्लियर? आगे चलते हैं। अब आया है एक वर्णिक छंद जिसका नाम है द्रुत विलंबित। ठीक है, इसमें आपको वर्ण गिनने और कुछ नहीं करना, बिल्कुल विद्यार्थियों बहुत सरल है ये द्रुत विलंबित। इसमें आपको सिर्फ छंद गिनने हैं, वर्ण गिनने हैं, कितने वर्ण होते हैं वो देख करके आपको पता लग जाएगा, पहली बात। दूसरी बात आपको मैंने बताया था, मैंने कहा य माता राज भान सलगा, वो सूत्र। फिर मैंने कहा था यगण मगण तगण रगण, याद आया कुछ? फिर मैंने ये बताया था, मैंने कहा य माता माता रा राज भा ज भान भान स न सल सलगा, याद आया? अभी काम आएगा, देखना आप। सबसे पहले द्रुत विलंबित वर्णिक सम छंद है। क्लियर? इसके प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। कितने? 12-12 कितने हो गए? 24। इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण, नगण यानी याद कीजिए नगण, न गण न य माता राज भान सल गा, नसल। नसल कैसे बनती है? न स ल, आई आई आई, लघु 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 मात्राएं कितनी? एक तो नसल। भगण भगण, दो भगण, दो भगण, ध्यान रखना। भगण यानी य माता राज भानस, य माता राज भानस, भानस बा न स, ऐसे होगा। बा क्या है? दीर्घ, न क्या है? लघु, और स भी क्या है? लघु। कितने होंगे? 2 जोड़े। एक और बनाते हैं, देखो एस आई आई। क्लियर? फिर है रगण, देखो र आया हुआ है। ठीक है, फिर क्या है? देखो न ब भर, नब भर, ये सूत्र है। नब बर बराबर द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित बराबर नब भर। नसल, बानस, बानस और रगण, रगण का क्या होगा? य माता र, य माता राज भा, रा ये मैंने कर दिया, ये रा, ये ज, ये भा। समझ में आई? अब ये टुकड़े अगर ये डिटो, ये बिल्कुल सेम का सेम अगर होगा तो कौन सा होगा? द्रुत विलंबित। अपन उदाहरण में समझते हैं। ये अतुकांत होता है। ठीक है, तुक बहुत कम मिलते हैं। चलिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ब्रजभाषा के बहुत ही अच्छे कवि है, और उनका एक काव्य रचना है प्रिय प्रवास। उस प्रिय प्रवास की ये पंक्तियां हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु सिका पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। अब देखो तुक नहीं मिल का। अब हमें क्या देखना है? इस पे हमें देखना है कि 12-12 मात्राएं है कि नहीं है। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
वर्ण गिन लिए, कितने वर्ण हो गए? 12। नीचे भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। 12 12 24। मैंने पहले ही कहा था आधे वर्ण नहीं गिने जाते। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए? नभ भर। सबसे पहले हमें चाहिए नस्ल, ठीक है, नस्ल यानी आई है पहले में, आप खुद देख लो, यहाँ देखो आपको आई मिला है। फिर है बानस, SII, आप खुद देख लो, SII मिला है, SII, ठीक है, ये देखो SII, क्लियर। फिर एक और भानस, ये देखो एक और भानस SII, और पीछे क्या बचा है? राजभा, आप देख लो SIS। समझ में आ रही है ना? आपको इस चारों ही पंक्तियों में यही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये ही द्रुत विलंबित का सही रूप है, इसमें ये नियम लगते हैं। आगे चलते हैं। आगे हैं विद्यार्थियों वंशस्थ छंद। वंशस्थ एक वर्णिक सम छंद है। ये भी कैसा है? वर्णिक, ठीक है, इसमें भी वर्ण गिने जाते हैं। इसके भी 4 चरण होते हैं विद्यार्थियों। कितने चरण होते हैं? 4। प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः हमें क्या चाहिए? जिस प्रकार द्रुत विलंबित में क्या चाहिए था? नभ भर। इसमें चाहिए जत जर। इसमें क्या चाहिए? जत जर। जत जर यानी जगण, त यानी तगण, र यानी वापस ज यानी जगण और र यानी रगण, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? ज बा न, ठीक है, य माता राज, ता राज, ज बा न, रा ज भा। ISI, आप पहले हम देखो, यहाँ से देखो आप, ISI, दूसरा है SSI, SSI, ISI, ISI, SIS, SIS। वैसे इनको ISI नहीं कहते, पहले बताया था। I यानी लघु, S यानी दीर्घ। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। इनको वास्तविक भाषा में ये ISI नहीं कहते, ध्यान रखना। ये लघु है और वो S वाला जो चिन्ह है वो है दीर्घ, क्लियर। ऐसे आप मिला लेना, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने पहले ही कहा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला जो वर्णिक छंद है, नाम है कवित। कवित एक वर्णिक दंडक छंद है, क्योंकि इसमें प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 31 से 33 होती है। साधारण छंद होता तो संख्या 30 तक होती, दंडक है तो 31 से 33 तक। सबसे पहले देखते हैं मनहरण कवित। ध्यान रखना विद्यार्थियों, मनहरण कवित में प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। 16-15 पर यति। अब 16-15 को 8 8 8 और 7 ऐसे भी तो अपन लिख सकते हैं। अंतिम वर्ण क्या होगा? गुरु, ठीक है। ये उदाहरण देख लेना। पहली पंक्ति पढ़ता हूं। पात बरी सहरी संकल्य सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेदन पड़ा ही योग। अब गिन लो भले आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। पहले पंक्ति में 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। दूसरी पंक्ति में 15, ठीक है। एंड में क्या चाहिए? अंतिम में चाहिए गुरु। अंतिम में आप गुरु देख लो, बा रे पे गुरु, ठीक है। ही हो भी गुरु। अंतिम वर्ण जो है वो गुरु होगा मनहरण कवित का। आगे देखते हैं। दूसरा है, पहला कौन सा था? मनहरण कवित। दूसरा है रूप गणाक्षरी। मनहरण कवित में कितने थे? 31, और रूप गणाक्षरी में कितने हैं? 32। 16-16 पर यति, 8 8 8 और 8। उसमें था 8 8 8 और 7। इसमें है 8 8 8 और 8। अंत में गुरु और लघु। मनहरण में अंत में गुरु, इसमें रूप गणाक्षरी में SI, गुरु और लघु, ठीक है। अब देखें, उदाहरण लिखा हुआ है। नगर से दूर कुछ गांव की सी बस्ती, एक हरे भरे खेतों के समीप अति अभिराम, जहां पत्र जाल अंतराल में झलकते हैं लाल रूप रेल श्वेत छज्जों के स्वारे धाए। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 और 16, ठीक है। आधा ये स गिना नहीं जाएगा, 16 हो गए। अब आप भले ही देख सकते हो कि सारा मिला करके कितने होंगे? 32, ठीक है। 32 वर्ण होंगे
और दूसरा है 16-16 पर्यति या कभी कभी 8-8-8-8 पर्यति। और अंत में क्या आएगा? गुरु और लघु। अंत में क्या आएगा? गुरु और लघु। गुरु यानी एस, लघु यानी आई। ये दाएं पे आप देख लो, एस और आई, ठीक है। अंत में क्या आया? गुरु और लघु। समझ में आई? आगे चलते हैं। आगे हैं देवगनाक्षरी। पहला था मनहरण कवित 31 वर्ण, उसके बाद था रूपगनाक्षरी 32 वर्ण, इसके बाद है देवगनाक्षरी 33 वर्ण। समझ में आ रही है ये बात? 31, 32, 33। पहले में थे 16, 15, दूसरे में थे 16, 16 और तीसरे में है 16, 17। पहले में थे 8, 8, 8, फिर 7, दूसरे में रूपगणाक्षरी में थे 8, 8, 8, 8 और देव में है 8, 8, 8, 9। बिल्कुल देख लो आप, 7, 8, 9, पीछे वाली संख्या चेंज हो रही है। उदाहरण है जिल्ली जनकारे पिक चातक पुकारे, वन मोरनी गुहारे उठे जुगनू चमकी चमकी, गोर गन में कारे भारे धुआं धुरारे, धाम धूमनी मचावे नाचे दामिनी दमकी दमकी। ठीक है। और अंत में ये ध्यान रखें, अंत में नगण आएगा। नगण का मतलब नस्ल, नस्ल का मतलब आई आई आई, लघु लघु लघु। आप खुद देख लीजिए, दम की, द भी लगी लघु, म भी लघु और की भी लघु। क्लियर? वापस समझ लेते हैं। सबसे पहले था मनहरण कवित 31 वर्ण 16 और 15, उसके बाद था रूपगणाक्षरी 32 वर्ण 16 और 16, उसके बाद था देवगणाक्षरी 33 वर्ण 16 और 17। क्लियर? आगे चलते हैं। अब आता है सवैया। ध्यान रखें विद्यार्थियों, सवैया दंडक वर्णिक छंद है। इनमें 4 चरण होते हैं। सवैया के अनेक भेद हैं और वो है निम्नलिखित। अपन देख लेते हैं कौन कौन से सवैया के भेद। ध्यान रखें, ये सारी चीजें आपको लिखनी है, नोट करनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी। सबसे पहला है मदिरा सवैया। मदिरा में 7 बगण, 1 गुरु और 22 वर्ण होते हैं। वापस कह रहा हूं, 7 बगण। 7 बगण का मतलब बा न स, बा न स। ठीक है, बा न स। अभी भले आप गिन लेना, साथ साथ लगे हुए हैं सब में। ये देखो एस आई आई, पहले में देख लो एस आई आई यानी बा न स। ऐसे कितने मिलेंगे? 7 प्लस 1 क्या मिलेगा? गुरु। टोटल कितने होंगे? 22 वर्ण। वो कौन सा होगा? मदिरा सवैया। कॉपी में उतार लें, नोट बना लें। ठीक है, नोट देख लें। तरियो बदियो तुम्हें शब्दों में बलागात है, ये नोट देखें। इसी कारण इनसे पहले वाला वर्ण गुरु नहीं होगा। मैंने पहले ही बताया था बलागात वाला नियम। ठीक है, ज्यादा जोर नहीं पड़ने पर वो गुरु होते हुए भी लघु हो जाता है। दूसरा है चकोर। 7 भगण, 1 गुरु, 1 लघु, 23 वर्ण। चकोर में 7 भगण, 1 गुरु, 1 लघु और 23 वर्ण। चकोर में 7 भगण, 1 गुरु, 1 लघु और 23 वर्ण। समझ में आ रही है बात? एंड में क्या आएगा? 1 गुरु, 1 लघु। आप देख सकते हो एस आई एंड में आया हुआ है। ठीक है, ये आप सारे नोट रूपी उतारोगे, समझ में आ जाएगा। तीसरा है मालती। मालती में 7 भगण, 2 गुरु बराबर 23 वर्ण। ठीक है, 7 भगण मिल जाएगा, वही भा न स, बा न स, ये आपको 7 मिल जाएंगे। अंतिम में क्या मिल जाएंगे? 2 गुरु। आप खुद देख लो, ये अंतिम में 2 गुरु है। क्लियर? आगे देखते हैं। आगे अरसात। अरसात में है 7 भगण प्लस 1 रगण बराबर 24। 7 भगण 1 रगण बराबर 24। यहाँ आपको 7 भगण मिल जाएगा, 1 रगण। रगण यानी यह माता राजभा, राजभा एस आई, राजभा। बिल्कुल 7 भगण 1 रगण, यानी पहले 7 भगण आएगा, उसके बाद में 1 क्या आएगा? रगण, एस आई एस। क्लियर? आगे देखते हैं। 5 नंबर पे है किरीट सवैया। किरीट सवैया 8 भगण बस। किरीट सवैया में क्या याद रखना है? 8 भगण बराबर 24 वर्ण, क्योंकि 8 × 3 बराबर 24। ठीक है, सिर्फ 8 भगण, जहां 8 भा न स, बा न स ये मिल जाए, वो क्या होगा? किरीट सवैया। उसके बाद है दुर्मिल सवैया। दुर्मिल में 8 सगण,
दुर्मिल में क्या होगा, देखो किरीट में तो है 8 बगण और दुर्मिल में है 8 सगण। सगण कैसे, सगण कैसे, य माता राज भान स ल गा, स, एक मिनट हो, ये स ल और गा, आई आई एस, ये आप खुद देख लो, यहां से आई आई एस आपको मिल रहा है, आई आई एस, क्यों, क्योंकि 8 सगण है बराबर 24 वर्ण, ठीक है। उसके बाद है अरविंद। अरविंद में क्या है, अरविंद में भी 8 सगण हैं, पर दुर्मिल से कितना फर्क है, दुर्मिल में केवल 8 सगण है, पर अरविंद में 8 सगण हैं और एक क्या मिलेगा, लघु। दुर्मिल में 24 वर्ण होते हैं, अरविंद में 25। क्लियर। अगला है सुख। सुख बोले तो कुंदलता। कुंदलता में भी 8 सगण, देखो दुर्मिल में भी 8 सगण, अरविंद में भी 8 सगण प्लस एक लघु, और सुख या कुंदलता में भी 8 सगण पर 2 लघु। अरविंद में 1 लघु और सुख या कुंदलता में 2 लघु, बराबर 26 वर्ण, ठीक है। अंतिम में 2 लघु, आप अंतिम में देख लो 2 लघु आए हुए हैं। क्लियर। उसके बाद है सुंदरी। सुंदरी में 25 वर्ण होंगे, कैसे, 8 तो होंगे सगण, 1 होगा गुरु, 8 होंगे सगण, 1 होगा गुरु। अरविंद में 8 सगण है पर 1 लघु है, सुंदरी 8 सगण है पर 1 अंत में गुरु है, या आप गुरु देख लो, अंत में क्या है, गुरु। यहां सुहा ये में भी अंत में क्या है, गुरु। नीचे भली आई दिया हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है लघु, पर ये में आपको पता है यहाँ पे भी गुरु ही आएगा, सुहा ये में भी गुरु ही आएगा, ठीक है। अगला है सुमुखी सवैया। अगला है सुमुखी सवैया, इसमें भी 7 सगण, बाकी सब में 8, इसमें 7, 1 लघु 1 गुरु, पहले लघु बाद में गुरु, टोटल मिला करके 23 वर्ण। एंड में आप बड़ी देख सकते हो, 1 लघु मिलेगा 1 गुरु मिलेगा। क्लियर। ये भी है सुमुखी सवैया। उदाहरण लिखना है, वीडियो को पॉज करोगे, रोक दोगे, उदाहरण लिख लेना, ठीक है। फिर हर उदाहरण पे मात्रा जरूर लगाना, ठीक है। मैंने पहले ही कहा मात्रा लगाओ के आदत बन जाएगी मात्रा लगाने की। मात्रा जितना अभ्यास करोगे मात्रा लगाने का, उतना ही आप मात्रा लगाने में पारंगत होंगे, आपकी हैबिट हो जाएगी। और अंतिम है लवंग लता सवैया। 8 जगण 1 लघु बराबर 25 वर्ण। 8 क्या है, जगण, य माता रा ज बा न, ज बा न, लघु गुरु लघु। आप यहां से देख लो, पहले आपको लघु मिल रहा है, फिर गुरु मिल रहा है, फिर लघु, ऐसे कितने जोड़े मिलेंगे, 8। क्लियर। एंड में क्या मिलेगा, लघु, देख लो एंड में लघु 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 और लघु, ठीक है। नोट दिया हुआ है, लग्यो शब्द में बलाघात है, इसीलिए ल वर्ण गुरु नहीं होगा, ठीक है। क्लियर। ये आपके छंद वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैं पहले से कह देता हूं आपको कि जहां जहां जैसे कि मेन तो है आपके ये उदाहरण। सवाल कैसे बनेगा, सवाल बनेगा कुंदलता सवैया का एक उदाहरण लिखिए, तो आपको ये उदाहरण आपके दिमाग में होना चाहिए। कुंदलता सवैया की विशेषता लिखिए, तो आप लिखोगे कुंदलता सवैया में 8 जगण 1 लघु बराबर 25 वर्ण होते हैं। उदाहरण जरूर उतारना, उदाहरण आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे भी मैं अच्छे वीडियो ले आऊँगा। एक बात ध्यान रखें, आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। जिस चैनल पे ये वीडियो आ रहा है उसको सब्सक्राइब करोगे, और सब्सक्राइब करने के बाद पास में एक बेल आइकन होगी। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उस बेल आइकन पे क्लिक करोगे ना, जैसे ही मैं नए वीडियो डालूँगा तो सीधा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर आ जाएगा, जिससे आपको सुविधा होगी। जैसे ही इस चैनल पर कोई भी वीडियो आएगा हिंदी से जुड़ा हुआ और भी कोई वीडियो, तो आपको सबसे पहले आपको दिखेगा, ठीक है। दूसरी बात, घर में रहना है, सुरक्षित रहोगे। कोरोना बहुत भयंकर छाया हुआ है, राजस्थान जोधपुर में तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए घर में रहो, क्योंकि इससे बचाव ही इसका उपचार और उपाय है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।